हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्टर कानून 1813। तो वीडियो की नोट्स प्राप्त करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com। और इसके अलावा अगर आप वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो भी आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने और भी चार्टर एक्ट जो इससे पहले आए हैं उनको डिस्कस किया, जैसे 1773 का, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट, 1786 एंड 1793। तो उसके बाद हम 1813 का एक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने वाली थी। तो इंग्लैंड में कंपनी को जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करने की मांग की जाने लगी। तो 1793 का जो हमने एक्ट पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि 1793 में जो कंपनी को एक एकाधिकार 1600 में प्राप्त हुआ था उसको 1793 में 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो कंपनी को एकाधिकार प्राप्त होने का मतलब यह है कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया की तरफ के जितने देश थे वहां पर व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। इसका मतलब यह था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन देशों में व्यापार कर पाएगी ब्रिटेन से। ब्रिटेन में और कोई भी व्यापारी या कंपनी इन देशों में व्यापार नहीं कर पाएगा। अब उस एकाधिकार को खत्म करने की मांग होने लगी 1813 के आसपास। तो कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो कंपनी ने भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, इसके अलावा उसके कॉमर्शियल फंक्शंस भी थे। तो दोनों कामों को एक साथ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था। तो एक तो इतना बड़ा साम्राज्य, उसके अलावा कॉमर्शियल फंक्शंस। तो ये मांग की जाने लगी कि अब कंपनी की जो एकाधिकार है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको अभी पॉलिटिकल फंक्शंस भी देखने हैं। जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं उसको बाकी व्यापारियों के लिए भी खोल देना चाहिए। कंपनी अब अपना साम्राज्य इसको स्थापित करे और अच्छे से चलाए, और जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं इसे ओपन कर दिया जाए ताकि ब्रिटेन के और भी व्यापारी भारत और अन्य देशों में ट्रेड कर सकें। इसके साथ ही नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था यानी कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इससे अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। तो इसको समझ लेते हैं। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब क्या था कि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। फ्रांस में था नेपोलियन, और नेपोलियन जो था वो ब्रिटेन को पूरी तरीके से इकोनॉमिक और कॉमर्शियल टर्म्स में बर्बाद कर देना चाहता था। तो उसके लिए उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी बोला जाता है। इसके तहत ये था कि फ्रांस के जितने भी एलाइज होंगे और जो भी देश अपने आप को इस प्रतिद्वंदिता में न्यूट्रल रखना चाहते हैं वो ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे उनके लिए यूरोप में लगभग बहुत सारे देशों में व्यापार करना मुश्किल हो गया था। अब वो क्या करते, क्योंकि यूरोप में व्यापार कर नहीं सकते हैं, भारत और पूर्वी एशिया के जितने देश हैं वहां पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है। तो ये मांग होने लगी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको रद्द किया जाए, और भारत और अन्य देशों में उन कंपनी के अन्य ट्रेडर्स को ट्रेड और कॉमर्स की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाए, ओपन कर दिया जाए उनके लिए। तो फलतः सभी चाहते थे कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया जाए। इन परिस्थितियों के बीच 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो क्या विशेषताएं थी? कंपनी का भारत व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया, लेकिन दो चीज पर मोनोपोली बनी रही, एक तो चाय और दूसरा चीन, चाय और चाइना। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद कर लीजिए कि मोनोपोली खत्म हो गई, लेकिन किन दो चीजों पर मोनोपोली बनी रही? चाय और चाइना। अब कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। जो कंपनी के भागीदार थे, शेयर होल्डर्स थे, उनको जो भारतीय राजस्व था उससे 10.5% जो लाभांश था उसे दिए जाने की व्यवस्था की गई इसके तहत। अब इसके अलावा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया।
तो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए जो भारत के जो प्रदेश थे जहाँ पर उसने अपना साम्राज्य बसाया था, उसके अलावा जो भारत पर रेवेन्यू था उस पर नियंत्रण दे दिया गया। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो क्राउन का प्रभुत्व है वो इस व्यवस्था से इन प्रदेशों पर कम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसका जो इन्फ्लुएंस है इंडियन टेरिटरीज में वो कम हो जाएगा। भले ही नियंत्रण दे दिया गया हो लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया ही कहलाएंगे, जैसा कि हमने 1793 के एक्ट में जाना था। तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि भले ही कंपनी नियंत्रण कर रही है लेकिन अल्टीमेटली जो ओनर है इन टेरिटरीज का वो ब्रिटेन है। इसके अलावा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। मतलब जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया। अब जो अंग्रेज व्यापारी अलग बाकी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वो भी ट्रेड कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसे विस्तारित भी किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रण बोर्ड था, उसकी शक्ति को और परिभाषित किया गया और इसकी शक्तियों को और भी एक्सपैंड किया गया, विस्तारित किया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार करने के लिए सुविधा प्रदान की गई। मतलब अब जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं वो आज्ञा प्राप्त करके भारत में अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी ये फ्रीडम दी गई। अब कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। ये पावर्स दी लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो व्यक्तियों पर कर लगा सकें और कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की गई। तो लोकल गवर्नमेंट को एक तरीके से यहाँ पर एम्पावर किया जा रहा है, तो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। तो 1813 के इस चार्टर एक्ट में ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं और इन्हीं पॉइंट से लगभग जो भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से आए हैं और होपफुली आने वाले क्वेश्चंस भी इन्हीं पॉइंट से आएंगे। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्पेशली ये कि मोनोपोली खत्म कर दी गई लेकिन किन 2 चीज़ों में बची रही, एक तो चाय के साथ और एक चाइना के साथ, और दूसरी चीज़ क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पर धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई। और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी आप रिवाइज कर सकते हैं लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1813 के साथ आपको एकदम याद रहने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर ज़रूर करिए। वीडियो में एक लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। इसके अलावा शेयर करिए क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो इस टॉपिक से मदद ले सकते हैं, उनको ये समझने में आसानी होगी। और इसके अलावा आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के और भी वीडियोस आपके सामने आपके यूट्यूब स्क्रीन में आते रहेंगे और आप उनको भी देख सकेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि जो भी यहाँ तक आपने अगर देखा है तो आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस मेहनत के इस एफर्ट्स की इम्पोर्टेंट को समझते होंगे। तो इसी कारण अगर आप हमारी इस एफर्ट्स को पहचान रहे हैं तो ज़रूर हमें सपोर्ट करिए। 29 रुपीज़ पर मंथ जो कि एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, या फिर आप UPI भी कर सकते हैं SCPN@UPI SCPN@कोटक। ठीक है, तो ज़रूर इस पर हमें सपोर्ट करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। और एक और चीज़, पेड कोर्स जो चल रहा है ज्वाइन बटन पर जहाँ पर हम 6000+ क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो भी GS के, मैथ के, रीजनिंग के, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाने का अनुभव है उन सब को मिलाकर एक निचोड़ बनाया गया है। और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो अपने आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर। सो एक बार ज़रूर इसको ज्वाइन करिए और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब